चलो साउंड ध्वनि, देखो साउंड ध्वनि की बात करें, ध्वनि से रिलेटेड बहुत से सवाल हैं वो एग्जाम में देखे जाते हैं, और बात बाद में करेंगे, अब थोड़ी देर के लिए पढ़ाई करो। अब देखो साउंड क्या है, सबसे पहले देखो ध्वनि और ध्वनि तरंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें साउंड की, कि साउंड क्या है, ध्वनि क्या है, तो एक बात हमारे दिमाग में आती है कि साउंड क्या है। साउंड एक एनर्जी है। ध्वनि क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि साउंड क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है, एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। बेसिकली देखो आपकी हर चीज क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात क्या हुई, हाँ मनोज गुड मॉर्निंग, साउंड क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक है। अब देखो ये जो साउंड है, ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, तो आपने देखा होगा कि जब दो वस्तुओं को, या फिर अदरवाइज कितनी भी वस्तु हो सकती है, जब वस्तुओं में कंपन होता है, वस्तुओं में क्या होता है, कंपन होता है, तो किसका उत्पादन होता है, ध्वनि का उत्पादन होता है। यानी आप सबने देखा होगा ना, वो मंजीरा वगैरह बजाने वाले होते हैं, जानते होंगे, शादी ब्याह होते हैं हमारे, तो वो नहीं आते क्या बैंड बाजे वाले, तो जिसमें वो या फिर जागरण करवाते हैं, तो वो मंजीरे वगैरह बजाते हैं, तो वो उस मंजीरे को जब ऐसे बजाते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि जो गिटार होती है, जब उसके तारों को यूं अपन कंपन करवाते हैं, बस ऐसे इस तरीके से आप जब कंपन करवाते हो, या फिर आप एक वायर लेके देखो, एक तार लेके देखो, उस तार को यूं करते ही क्या होगा, वो कंपन करेगा, और कंपन करने से साउंड बनती है। आपको पता है कि गाने के अंदर जो गिटार की साउंड देते हैं वो कैसे आती है, अलग अलग साउंड, अलग अलग कंपन से उत्पन्न होती है, और वो होती क्या है, साउंड होती है, ठीक है। तो ध्वनि क्या है, ऊर्जा क्या, ध्वनि क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। साउंड इज ए एनर्जी, और वो एनर्जी उत्पन्न कैसे होती है, वस्तुओं के कंपन से। जब वस्तु एक कंपन करती है तो किसका उत्पादन होता है, साउंड का उत्पादन होता है। अब मेरी बात सुनो कि हर एक कंपन से साउंड उत्पन्न नहीं होती। कई बार देखा होगा आपने कि कई बार जब बहुत भारी सॉलिड वस्तु है वो कंपन नहीं कर सकती, कंपन कर सकती है क्या, लोहे का पाइप ले रखा है आपने, और आप सोच रहे हो कि ये कंपन करे, अलग अलग साउंड निकाले, नहीं होगा ऐसा। तो आप क्या कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, हर वस्तु से निकला कंपन कभी साउंड नहीं हो सकता, हर एक वस्तु से निकला हुआ कंपन कभी साउंड नहीं हो सकता, ध्वनि नहीं हो सकता। अब देखो ये एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे कानों में संवेदना उत्पन्न करती है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे कानों में क्या करती है, संवेदना उत्पन्न करती है, और उस वजह से हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। किसी की भी वॉइस को, किसी भी आवाज को, किसी भी साउंड को हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो मैं अभी साउंड वेव यानी ध्वनि तरंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी केवल बात कर रही हूँ साउंड की, कि आखिरकार ध्वनि क्या होती है, ठीक है। जैसे हमारे अंदर क्या पाए जाते हैं, लेरिंग्स पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारा जो ये गले वाला भाग है इसमें लेरिंग्स होते हैं, देखा होगा आपने, ग्लोटस जिसको बोलते हैं, लेरिंग्स होता है। ह्यूमन में ध्वनि, जो ह्यूमंस होते हैं, ध्वनि उत्पादन के लिए क्या पाया जाता है, लेरिंग्स पाया जाता है। और इस लेरिंग्स में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे फाइबर जैसी आपकी कार्टिलेज पाई जाती है, उपास्थियां पाई जाती है, और इन उपास्थियों में जब कंपन होता है तो कंपन होने के कारण क्या उत्पन्न होती है, साउंड। अगर हम क्लियर बोल पा रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो ये लेरिंग्स वाला भाग है ये अच्छे से क्या कर पा रहा है, कंपन कर पा रहा है। जैसे आप सबने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तोतले बोलते हैं। तोतले का मतलब समझते हो, मतलब थोड़ा थोड़ा तोतले साइड, तोतला तो समझते ही होंगे ना, क्लियर नहीं बोल सकते। ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है क्यों, उनके लेरिंग्स के अंदर जो कार्टिलेज पाई जाती है ना वो मोटी होती है, ठीक है। वो एडम्स एप्पल क्या होता है बताएंगे, एडम्स एप्पल पाया जाता है केवल और केवल पुरुषों के अंदर, जो 20 mm का होता है, बताएंगे एक बार, शिवांगी थोड़ा अलग टॉपिक है। तो होगा क्या कि अगर उनके अंदर ये लेरिंग्स के अंदर जो फाइबर जैसी संरचना पाई जा रही है, अगर वो मोटे होते हैं तो वो आसानी से कंपन नहीं कर पाते, मतलब कंपन करते तो है
लेकिन पूरा कंपन नहीं करते तो आवाज क्लियर नहीं आती, उनकी साउंड क्लियर नहीं आती। डॉक्टर बोलता है ना कि इनकी कागलिया का ऑपरेशन होगा, हम घर पे बोलते हैं ना कि इसकी कागलिया है जो जीभ के बिल्कुल पीछे पाई जाती है, इसका ऑपरेशन होगा। उस कागलिया का ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है, वो मोटी है तो कंपन सही से नहीं हो रहा, तो उसका ऑपरेशन करके उसको पतला किया जाएगा ताकि वो आसानी से क्या कर सके, कंपन कर सके। मींस एक बात हमें समझ में आ गई कि साउंड तब उत्पन्न होती है जब कोई वस्तु में क्या हो, कंपन हो। ठीक है, कंपन होंगे तो क्या उत्पन्न होगी, साउंड उत्पन्न होगी। और साउंड है क्या, एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे कानों के अंदर क्या उत्पन्न करती है, संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि ये साउंड वेव क्या है, ये साउंड वेव, और साउंड वेव को आप क्या कहते हैं, ध्वनि तरंग कहते हैं। साउंड वेव को आप क्या कहते हैं, ध्वनि तरंग कहते हैं। साउंड वेव को आप क्या कहेंगे, ध्वनि तरंग कहेंगे। अब आपसे सवाल पूछा जाए कि साउंड वेव, ध्वनि तरंग क्या होती है। आज नया चैप्टर शुरू हुआ है मनोज कुमार, कोई दिक्कत नहीं है, आज क्लास ली है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो साउंड वेव, ध्वनि तरंगे क्या होती है कि ध्वनि जो ऊर्जा है वो तरंगों के रूप में संचरित होती है, आगे की ओर अगर बढ़ती है। भाई आपने देखा कि आप यहां से फोन लगा के यूएसए में बात कर रहे हैं, कभी तो ये बात दिमाग में आई होगी कि आप यहाँ से फोन लगा रहे हैं, जैसे आपका कोई भी रिलेटिव यूएसए रहता है और आप यहाँ से यूएसए में बात कर रहे हैं और आपकी वॉइस, आपकी ध्वनि इतनी तेजी से वहां पहुंच रही है, इतनी तेजी से कि आपने बोला और बोलते ही वो आपकी आवाज वहां चली गई, और वहां यूएसए से आपके रिलेटिव ने बोला और उसकी आवाज आप तक आ गई। भाई आखिर ऐसा होता क्यों है, तो ध्वनि एक ऊर्जा है जो तरंगों के रूप में, किस रूप में, तरंगों के रूप में संचरित होती है और बहुत तेज गति से संचरित होती है। तभी तो ऐसा होता है कि मान लो मैं बोल रही हूं और मेरी साउंड आप तक जा रही है, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है। आप बोलोगे, आप बोल नहीं सकते यहाँ पे, लेकिन अगर आप बोलोगे, जैसे आप मेरे से फोन पे, जैसे कुलदीप बात कर रहा है मेरे से फोन पे, तो कुलदीप बोल रहा है, जितेंद्र, शिवानी, कोई भी है, एनीवन स्टूडेंट, कोई भी मेरे से बात कर रहा है, तो उसकी साउंड मेरे तक आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि वो साउंड एक एनर्जी है, और एनर्जी किस रूप में, वेव के रूप में, तरंग के रूप में क्या हो रही है, संचरित हो रही है आगे से आगे। तो आप याद रखेंगे कि साउंड वेव, ध्वनि तरंग क्या है कि ध्वनि ऊर्जा का तरंगों के रूप में माध्यमों में क्या होता है, संचरण होता है, उसे आप क्या कहते हैं, साउंड वेव कहते हैं। अब देखो वेव भी अलग अलग प्रकार की होती है, तरंगे भी, कुछ अनुप्रस्थ होती है, कुछ क्या होती है, अनुदैर्घ्य होती है। लेकिन अभी हम केवल साउंड पढ़ रहे हैं तो केवल साउंड की ही बात करेंगे। देखो ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग होती है, या फिर आप इसको यांत्रिक तरंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, यांत्रिक तरंग भी इसको बोला जा सकता है। ध्वनि एक प्रकार की कैसी तरंग है, एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग है, या फिर इसको यांत्रिक तरंग भी बोला जा सकता है। अब ऐसी क्या खास बात है इस अनुदैर्घ्य तरंग में कि ध्वनि को आप अनुदैर्घ्य या फिर यांत्रिक तरंग बोल रहे हो, क्या खास बात है इसमें, इसमें ऐसी खास बात होती है कि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग या फिर यांत्रिक तरंग हमेशा हमेशा, नोट्स बनाते जाना, हैंड नोट्स, हमेशा माध्यम में संचरित होती है, हमेशा माध्यम में संचरित होती है, संचरित होती है। यानी कि अनुदैर्घ्य तरंगे तभी आगे बढ़ सकती है, अनुदैर्घ्य तरंगे तभी आगे बढ़ सकती है जब इसको मीडियम चाहिए, जब इसको माध्यम चाहिए। मीडियम का मतलब माध्यम कितने प्रकार के हो सकते हैं, आप क्या कहेंगे मैम, माध्यम 3 हो सकते हैं, या तो कोई ठोस होगा, या फिर आप क्या कहेंगे, या कोई द्रव होगा, या फिर कोई क्या होगी, गैस होगी। तो माध्यम तो 3 बन सकते हैं, या तो ठोस होगा, या द्रव होगा, या फिर क्या होगा, गैस होगा। यानी एक बात हमें समझ में आ गई कि ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। और माध्यम के अंदर या तो वो ठोस में संचरित होगी, या वो द्रव में संचरित होगी, या फिर किस में संचरित होगी, गैस में संचरित होगी। इतनी बात क्लियर है आपकी, वॉइस सही से आ रही है सब तक, आवाज सही से आ रही होगी शायद,
ठीक है, तो याद रखना साउंड वेव, ध्वनि तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंग किसे कहते हैं मनोज कुमार? अनुदैर्घ्य तरंगे वे होती है जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उनको मीडियम चाहिए, या तो ठोस होगा या लिक्विड होगा या फिर गैस होगा, ठीक है, तभी कोई अनुदैर्घ्य तरंग या फिर साउंड है वो क्या हो सकती है, आगे से आगे संचरित हो सकती है। और कौन बच्चे आ रखे हैं? अच्छा अनिल अब आ गए क्या? गुड मॉर्निंग। इतनी बात क्लियर है, साउंड वेव ध्वनि तरंग एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग है जिसको संचरित होने के लिए मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए, और मीडियम क्या हो सकता है? ठोस हो सकता है, ठीक है, ओके सानवी बता देंगे। ये मीडियम क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और क्या हो सकता है? गैस हो सकता है। अब सवाल ये आता है, सवाल आपसे क्या पूछा जाता है? सवाल ये आता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस यानी ठोस, द्रव और गैस में से सबसे ज्यादा जो साउंड की वेलोसिटी है, ध्वनि का वेग है, वो किस मीडियम में होता है? यानी कौन सा ऐसा मीडियम है जिसमें साउंड सबसे ज्यादा संचरित हो सकती है? गैस नहीं होता राहुल, सबसे ज्यादा होती है ठोस में, फिर द्रव में, और उसके बाद किसमें होती है? गैस में। ये बात आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। आप गलत बोल रहे शिवानी और राहुल, हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई होगी, तो आप लिख ही लेना यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा आप लिख लेंगे यहाँ पे सॉलिड में, सॉलिड यानी कि ठोस, और वो ठोस कौन सा है? एल्यूमिनियम, सबसे ज्यादा स्टील या फिर एल्यूमिनियम में, बिल्कुल सही है, सॉलिड। इसके बाद आप क्या लिख लेंगे? लिक्विड, लिक्विड यानी द्रव, सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग ठोस में, फिर द्रव में, और इसके बाद किसमें होता है? गैस में। सबसे कम किसमें होगा? गैस में। और शून्य आप लिख सकते हैं यहाँ पे निर्वात में, यानी वैक्यूम। निर्वात को सानवी क्या बोलेंगे? वैक्यूम बोलेंगे, ठीक है। तो निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होता है, ध्वनि का वेग 0 यानी शून्य होता है। निर्वात में ध्वनि का वेग 0 यानी कि शून्य होता है, ठीक है। यानी वैक्यूम में, निर्वात में, देखो ध्वनि को संचरित होने के लिए तो मीडियम चाहिए। अगर वैक्यूम बन गया, निर्वात बन गया, तो वहां पे तो कोई मीडियम ही नहीं है, ना सॉलिड है, ना गैस है, ना लिक्विड है। अब मीडियम ही नहीं है तो होगा क्या? निर्वात के अंदर ध्वनि का वेग कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यही कारण है, एक सवाल पूछा जाता है कि जो अंतरिक्ष यात्री है वो चंद्रमा पे जाकर धरातल पर बात नहीं कर सकते। मतलब अगर सिग्नल भी पहुंचा दिया, ध्यान से सुनना, अगर सिग्नल भी जुड़ा हुआ है, चंद्रमा पे जो अंतरिक्ष यात्री गए हैं, वो चंद्रमा पे जब अंतरिक्ष यात्री पहुंच गए तो वो धरातल पे जो अपने बैठे नासा वाले लोग बैठे हैं ना, उनसे बैठ के ऐसे फोन लगा के बात नहीं कर सकते, या फिर जो भी उनके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि वो अपनी वॉइस को पहुंचा सके, धरातल तक नहीं पहुंचा पाएंगे। क्यों? साउंड आएगी नहीं भाई, वहां पे तो निर्वात है। जब आप अंतरिक्ष में चले गए तो वहां तो वायुमंडल ही नहीं है, तो वहां निर्वात है भाई। अंतरिक्ष में चले गए तो अंतरिक्ष में तो निर्वात है ना, अंतरिक्ष में तो वायुमंडल ही नहीं है। अब वायुमंडल नहीं है तो कोई माध्यम नहीं है, और कोई माध्यम नहीं है तो अंतरिक्ष यात्री फिर बात करके धरातल पे बता ही नहीं सकते। नहीं तो आपने देखा होगा कि पहले चंद्रमा की खोज के लिए कुत्ते को, उसको एक बीच, मतलब कुतिया थी, उसको भेजा गया, एक बंदर को भेजा गया, ठीक है, देखा होगा, मतलब सुना होगा आपने। ये चीजें आप नोटिस किया करो। कैसे करते हैं? जैसे फोन में आता है ना कि अंतरिक्ष यात्रियों के साथ क्या हुआ, कौन गया तो उसके साथ क्या हुआ, उसके सिलेंडर में कैसे आग लगी, कैसे उसका सिलेंडर लीक हुआ, ये सारी बातें बताते हैं, और उनसे सीखने को मिलता है, उनसे सीखने को मिलता है हमें, ठीक है। कुछ चीजें होती, कैसे उनको भेजा जाता है, वहां पे एनवायरनमेंट उनको कैसा मिलता है, वो कैसे अपनी फूडिंग करते हैं, कैसे अपना भोजन खाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो पहले इन सब के लिए जानवरों को भेजा जाता है, और उसके बाद जब ऐसे लगता है कि हाँ पॉसिबिलिटी है वहां पे, उसके बाद किसको भेजा जाता है? ह्यूमन बीइंग्स को भेजा जाता है, ठीक है।
चलो, जब अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ाएंगे ना तब इन सब की हम चर्चा करेंगे। तो याद रख लेना, निर्वात में, वैक्यूम में ध्वनि का वेग कितना होता है? 0 होता है, सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और उसके बाद किस में होता है ध्वनि का वेग? गैस में होता है। अब आप एक टेबल बना लो, क्योंकि सवाल पूछा जाता है यहाँ से। सवाल क्या पूछा जाता है कि ठोस में सबसे ज्यादा ध्वनि का संचरण किस ठोस में होता है? तो आप क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम या फिर स्टील में। गैसों में पूछ लिया जाता है, लिक्विड में पूछ लिया, जैसे अल्कोहल, अल्कोहल में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। तो आप लिख लेना, एक टेबल बना लो। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां मैं ये बोल देती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स आप समझ जाया करो कि यहाँ से सवाल आए हुए हैं। और सबसे बड़ी मेहनत आपकी होगी कि आप हैंड नोट्स बनाओ। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, हैंड नोट्स बनाओ। क्या बात शिवांगी? चलो, आप एक तरफ लिख लेंगे अवस्था, एक टेबल बना लो। एक तरफ यहां से दिख रहा है ना, एक तरफ लिख लो अवस्था, ठीक है। एक तरफ लिख लो पदार्थ, ठीक है, सब्सटेंस, सानवी सब्सटेंस, अवस्था स्टेट। अवस्था को क्या बोलेंगे? स्टेट। कौन है आप? दिनेश, वेरी वेल मैडम, कैन आई आस्क ए क्वेश्चन? बिल्कुल श्योर, बट जैसे ही अपन पढ़ लेंगे इसके बाद 4-5 मिनट बचेगी तो मैं बता दूंगी कि अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अवस्था, पदार्थ, और एक तरफ लिख लो आप चाल। एक तरफ आप क्या लिख लेंगे? इनकी चाल लिख लेंगे, और आप चाल लिखो मीटर प्रति सेकंड में। 1 मिनट रुकना, आप इनकी चाल लिखो मीटर प्रति सेकंड में। 1 मिनट में थोड़ा पानी पी लेती हूँ, गला सूख रहा है। चलो, सबसे पहले लिखेंगे एल्यूमिनियम, ठोस अवस्था में लिख लो आप ठोस, सॉलिड, सॉलिड, और सबसे पहले लिख लो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के अंदर ध्वनि का वेग क्या होता है? ये बात समझते हो रहे हैं अपन टेबल कैसे बना रहे हैं? तो आपसे पूछा जाएगा एल्यूमिनियम में ध्वनि का वेग, तो आप लिख सकते हैं 64-20 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरीके से आपको याद रखना है 64-20 मीटर प्रति सेकंड, जो सर्वाधिक होती है किसमें? एल्यूमिनियम के अंदर। नेक्स्ट आप लिखेंगे निकल, नेक्स्ट ठोस ही है, और उस ठोस में कौन आ गया आपका? निकल आ गया। नेक्स्ट आप लिख लेंगे, देखो 4-5 है और 4-5 की तुलना करके आपको याद रखने हैं। तो जैसे ठोस में 3-4 दे रखे हैं, लिक्विड में 3-4 दे रखे हैं, ऐसे ही गैस में दे रखे हैं। तो ठोस में एल्यूमिनियम का कितना हो गया? 64-20 मीटर प्रति सेकंड। अब ये ठोस ही है, निकल क्या होता है? ठोस ही है, तो स्टेट सेम चल रही है। ऐसे बना लो, तो स्टेट हमारी क्या चल रही है? सेम चल रही है। तो आप निकल में इसका मान लिख लेंगे 6040। अगर सबकी याद नहीं रहती ना, तो कम से कम क्रम याद रख लेना कि पहले ठोस में एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम के बाद निकल में, निकल के बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे किस में होती है? स्टील में होती है। निकल के बाद किस में होगी? स्टील में, और स्टील में होगी 5960 मीटर प्रति सेकंड। 5960 मीटर प्रति सेकंड। बार बार मैं बोल रही हूँ, आपको वैल्यू पूरी याद नहीं रखनी है, सबसे ज्यादा वाले की याद रखो, सबसे कम वाले की याद रखो, लेकिन क्रम आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम में, फिर निकल में, फिर स्टील में, और इसके बाद आप लिख लेंगे, इसके बाद में होगी लोहे में, आयरन, लोहे में। हाँ बिल्कुल 5950, राहुल सही है। लोहे में, लोहे को आप क्या लिख लेंगे? Fe, और ये हो गया 5950 मीटर प्रति सेकंड। ये वेग होता है, चाल होती है किसमें? लोहे में। किसकी? ध्वनि की। आप नेक्स्ट लिख सकते हैं पीतल में, आप नेक्स्ट लिख दो पीतल, ठीक है, और पीतल में हो गई आपकी 5700 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट आप क्या लिख लेंगे? पीतल लिख लेंगे, जिसमें पीतल में क्या हो गया आपका? 5700 मीटर प्रति सेकंड। फिर आप कांच में लिख लो, कांच में, और कांच में हो गई आपकी 3980 मीटर प्रति सेकंड। 3980 मीटर प्रति सेकंड।
हाँ ये सब सॉलिड में है सानवी, ये सारे सॉलिड ही होते हैं। एल्यूमिनियम भी सॉलिड है, निकल भी सॉलिड है, आयरन भी सॉलिड है, पीतल भी सॉलिड है, कांच भी सॉलिड है। तो ये सारे के सारे सॉलिड होते हैं और सॉलिड के अंदर आपको ये क्या दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है। तो ये कंप्लीट हो गया। सॉलिड से आपको ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। तो आप एक करम लिख लो, करम ज्यादा पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद निकल, निकल के बाद आपका स्टील, ठीक है, स्टील के बाद आपका आयरन, आयरन के बाद आपका पीतल, और पीतल के बाद किस में आएगी, कांच में आएगी। ऐसे क्रम आपको याद रखना है। एल्यूमिनियम की आपको याद रखनी है वैल्यू 6420, और फिर आपको कांच की याद रखनी है 3980। इस तरीके से इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलो, सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम में, फिर निकल में, स्टील में, लोहे में, फिर पीतल में, फिर कांच में। लिख लिया, चलो आगे। चलो अब आप लिख लो, इसको मिटा देती हो ना, क्या हो गया ग्लास में, राजवीर सिंह 5640, नहीं, ग्लास में तो फ्लिट कांच है अपना, और फ्लिट कांच में तो 3980 ही होती है। चलो अब आप सॉलिड की जगह लिखो लिक्विड। देखो मैं बार बार मैं बोल रही हूँ, सबकी वैल्यू घबराने की जरूरत नहीं है, सबकी वैल्यू याद रखना जरूरी नहीं है, बट क्रम याद रखना जरूरी है। लेकिन आपके पास डेटा होना बहुत जरूरी होता है। तो आप डेटा को एक जगह लिखना शुरू करो, नोट्स बनाओ। अब आप लिखेंगे लिक्विड, और लिक्विड में सबसे पहले आप लिख लेना, पहले इसकी स्ट्रेट लिख लो, लिक्विड। लिक्विड यानी कि द्रव की बात करेंगे। सबसे पहले वाटर लिखो, जल, और वाटर भी कैसा है, सी वाटर, समुद्री जल। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, समुद्री जल की बात करेंगे, क्योंकि समुद्री जल में आयंस होते हैं। मैम वेट, कोई बात नहीं, बैक करके देख लेना। तो सबसे पहले अगर अपन समुद्री जल की बात करेंगे तो कितना हो गया, 1531 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो गया, ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा अशुद्ध जल, यानी कि प्योर वाटर। सानवी, प्योर वाटर को बोलते हैं अशुद्ध जल। तो देख लेना, इंग्लिश में लिख लेना इसको, प्योर वाटर को हम क्या बोलेंगे, अशुद्ध जल बोलेंगे। तो प्योर वाटर में आप लिख लेंगे 1498 मीटर प्रति सेकंड। देखो वैल्यूज याद होना बहुत जरूरी है, नोट्स बनाते जाओ। वाटर समुद्री जल में 1531 मीटर प्रति सेकंड, अशुद्ध जल प्योर वाटर में कितना हो गया, 1498 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद आपको लिखना है एथेनॉल, और एथेनॉल का बहुत बार पूछा गया है। एथेनॉल की वैल्यू आपको याद रखनी है, स्टार लगा लेना, स्टार लगा लो। एथेनॉल में कितना होता है, 1207 मीटर प्रति सेकंड। ये वैल्यू बहुत बार पूछ ली गई है, स्टार लगा लेना, पूछ लिया जाता है। एथेनॉल में ध्वनि का वेग कितना होता है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन इथेनॉल। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1207 मीटर प्रति सेकंड। अब आप लिखो मिथेनॉल, नेक्स्ट लिखेंगे मेथेनॉल, और मेथेनॉल में कितनी हो गई आपकी यहाँ पे 1103। मेथेनॉल में हो जाएगी 1103 मीटर प्रति सेकंड। एथेनॉल में कितनी होती है, 1207 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या होता है मैम, सुनील, ये चाल बता रही हूं मैं, ध्वनि की चाल। ये क्या होता है मैम, एथेनॉल क्या होता है, एल्कोहल। सुनील, एथेनॉल क्या होता है, एल्कोहल होता है, जो दारू नहीं बनती, क्या ड्रिंक बनती है, उसमें लिखा आता है ना, जैसे रम में लिखा हुआ आता है कि रम में 70 से 80% तक अल्कोहल होती है। सबसे ज्यादा अल्कोहल किसमें आती है, रम में आती है। तो वो अल्कोहल ही क्या होती है, इथेनॉल होती है, जिसको पिया जा सकता है। लेकिन मिथेनॉल को कभी पिया नहीं जा सकता, क्योंकि मिथेनॉल क्या होती है, जहरीली होती है। याद कर लेना, एथेनॉल पीने वाली अल्कोहल है,
एथेनॉल को पिया जा सकता है लेकिन मिथेनॉल को पिया नहीं जा सकता। ये क्या होती है? जहरीली होती है। तो जो अल्कोहल हम पीते हैं वो अल्कोहल कौन सी होती है? एथेनॉल होती है। और अल्कोहल एज ए मेडिसिन हमारी बॉडी में काम करती है। बहुत सारी हमारी जो बॉडी की डेड सेल होती है, ब्रेन की डेड सेल होती है, इन सबको अल्कोहल निकालती है। हमारा जो मेंटली डिप्रेशन होता है या फिर मेंटली जो प्रेशर हमारे ऊपर आ रखा होता है वो हल्का होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये अल्कोहल क्या करती है? अल्कोहल क्या करती है? हमारी बॉडी से, हमारे मोस्टली हमारे ब्रेन से, देखो अगर इसको मेडिसिन के रूप में लिया जाए, यानी कि अगर आपने इतना सा, जैसे मान लो कि किसी को दिक्कत हो रखी है या फिर कोई ले सकता है, कोई ज्यादा इशू नहीं बनता, अल्कोहल लेते हैं तो जब इतना सा ले लिया है तो वो आपकी ब्रेन की जो डेड सेल्स है उनको निकाल दिया जाता है। लेकिन आजकल हमारे इंडिया के अंदर देखो, विदेशों के अंदर इसका यूज होता है ना, अल्कोहल का यूज वो किया जाता है केवल और केवल मतलब अपने पूरे दिन काम करते हैं, तभी तो विकसित कंट्रियां हैं, विकासशील नहीं है, विकसित कंट्री तभी तो है। अब यूएसए के लोग हैं, पूरी फैमिली साथ बैठ के लेती है रात को, होता है ना खाना खाने के बाद। क्यों होता है? क्योंकि वो एज ए मेडिसिन उसको लेते हैं। पूरे दिन का जो फ्रस्ट्रेशन है, जो पूरे दिन वो थक चुके थे, वो सारी की सारी क्या हो जाती, वीकनेस वगैरह दूर हो जाती है। लेकिन हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो इसको क्या मान लिया है, एक इंजॉय का साधन मान लिया, एंटरटेनमेंट करने के लिए। कभी भी ऐसे लगे कि यार आज तो मजे लेने हैं, दारू पियेंगे वही बैठ के, तो इंडिया के अंदर इसका गलत यूज हो रहा है। और मोस्टली उन लोगों के द्वारा जो अनएजुकेटेड है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस अल्कोहल का गलत यूज करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आप लिखो अब गैस। मिटा देती हूँ, इन तीन में आपको याद रखनी है। लिक्विड में आसुत जल के अंदर चाल कितनी होती है? वाटर, समुद्री वाटर में 1500, रिवाइज करो, 31 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और आशुद्ध जल में कितनी होगी? 1498 मीटर प्रति सेकंड, 1498 मीटर प्रति सेकंड। और इथेनॉल में कितनी होती है? इथेनॉल में होती है 1207 मीटर प्रति सेकंड, 1207 मीटर प्रति सेकंड। और मिथेनॉल में कितनी होती है? 1103 मीटर प्रति सेकंड, 1103 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलो अब आप गैस में लिखो इसी टेबल को। आप तो रेगुलर रखना, कभी आप मत करने लग जाना ऐसे, दूसरी टेबल बनाओ। आपको पूरी रेगुलर रखना है। अगर आप नोट्स बना रहे तो आप रेगुलर लिखो इसको, मुझे तो मिटाना पड़ रहा है। अब आप लिखो गैस। सबसे पहले लिखेंगे आप हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। कितनी होती है हाइड्रोजन गैस में? 1284 मीटर प्रति सेकंड। लिख लो, हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर प्रति सेकंड। हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट लिखो हीलियम में, हीलियम गैस। हीलियम गैस, हीलियम गैस में आप लिख लेंगे यहाँ पे 965 मीटर प्रति सेकंड। हीलियम गैस में आप लिख लेंगे 965 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट लिखो वायु। वायु का मतलब सभी गैसें, एयर, सीधा पूछ लिया जाता है एयर, वायु। और वायु का तो बहुत बार पूछा गया है और इसमें कंफ्यूजन भी रहता है, कोई 335 बताता है, कोई 336 बताता है, होता है ना ऐसा। 346 बिल्कुल सही है। एयर में 346 मीटर प्रति सेकंड। स्टार लगा लेना। गैस में जो आज तक सवाल पूछा गया है वो एयर से पूछा गया है कि वायु में, एयर में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 346। अशोक, विनोद कुमार कुनावत, आपको आंसर याद रखना है 346 मीटर प्रति सेकंड। और आज तक जो सवाल एयर में पूछा गया है, देखो सॉलिड में तो किसी से भी पूछ सकता है, लेकिन लिक्विड में आज तक पूछा गया है एथेनॉल से, और साथ के अंदर गैस में आज तक पूछा गया है एयर से, यानी कि वायु से। तो एयर से आप लिख लेना 346 मीटर प्रति सेकंड। अब आप लिखो ऑक्सीजन में कितनी होती है? O2 में, ऑक्सीजन में होगी 316 मीटर प्रति सेकंड। O2 का मतलब समझ जाएंगे ना, ऑक्सीजन। O2 का मतलब क्या है? ऑक्सीजन। और O2 में कितना होता है?
O2 में कितना होता है 316 मीटर प्रति सेकंड। कोई बात नहीं, बुक लेके बैठे हो तो कम से कम रिवीजन हो रहा है। अगर आप बुक लेके बैठे हो और पढ़ भी रहे हो, कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो रहा है, अच्छी बात होती है, मैं इसको बुरा नहीं मानती। कि मान लो कि जैसे मैं ही पढ़ रही हूँ, मेरे को टीचर पढ़ा रहा है, तो मैं मेरा कॉन्सेंट्रेट देखो इतना तगड़ा है कि मेरा बुक में भी ध्यान है और मैं टीचर को भी सुन रहा हूँ या फिर सुन रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखो। O2 में कितना हो गया 316 मीटर प्रति सेकंड। अब आप लिखो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में, क्योंकि इतनी वैल्यू किसी को याद नहीं होती। सानवी की ये बात बिल्कुल सही है, सानवी की ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप लिखो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में लिख लेंगे आप 213 मीटर प्रति सेकंड। ये कंप्लीट हो गई। सानवी ने गलत नहीं कहा है, बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि इतनी डिजिट किसी को याद नहीं होती। हम बाई चांस थोड़ी थोड़ी डिजिट याद कर सकते हैं, बट एक्यूरेट जो डिजिट्स होती है वो याद, मुझे भी याद नहीं रहती, मुझे भी रिवाइज करना पड़ता है। क्लास लेने से पहले 5-7 मिनट ये सारी चीजें देखनी होती है। जो ऑथेंटिक चीजें हैं, जो ये डिजिट वगैरह है, ये हमें इतनी याद नहीं रहती। हमारा माइंड क्या है, प्रैक्टिकली ज्यादा सोचता है, प्रैक्टिकली चीजों को या फिर इमेजेस को ज्यादा याद रख सकता है। डेटा हमारा माइंड इतने याद नहीं रख सकता। याद होती है थोड़े टाइम के लिए। सपोज करो आज आपने याद करी, ठीक है, और याद करी, उसके बाद अगर 1 महीने बाद, ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात है, 1 महीने बाद मैंने ये पूछ लिया ना, चलो एयर का तो हमें याद हो जाता है, जैसे मैंने ये पूछ लिया ना कि O2 में बताओ, तो एक बार आपके दिमाग में ये आएगा कि यार था तो 300 के समथिंग, बट एक्यूरेट वैल्यू हमें नहीं पता है। यही होता है ना। अच्छा राहुल मैम, आज वॉइस में थोड़ी मिस्टेक है, आज स्पीकर नहीं लगा रखा मैंने। दीपक, आज मैंने स्पीकर नहीं लगा रखा, तो ये मेरी ओरिजिनल वॉइस आ रही है आपके पास। स्पीकर नहीं लगा रखा, पता नहीं कहाँ रखा है, बस तभी पूछ रही थी मैं कि वॉइस ठीक आ रही है क्या। हाँ, लगातार देखते रहने से अंदाजा जरूर लग जाता है। कुलदीप जी सही है। मैम बुक का नाम बताओ। मैं बार बार बोलती हूँ, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी। जितनी ज्यादा एनसीईआरटी को क्लियर करोगे ना, 9th 10th 11th 12th 11th 12th की आप बायोलॉजी पढ़ लो, 6 से लेके 9th तक की 10th तक की आप पूरी साइंस पढ़ो, क्योंकि 10th तक तो पूरी साइंस ही आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब साथ में आती है। 11th 12th की आप बायोलॉजी पढ़ लो, कभी साइंस में नहीं पिछड़ने वाली। एनसीईआरटी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो गैस में हाइड्रोजन में कितना हो गया, रिवाइज करो, 1284 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और हीलियम में गैस में कितनी होती है 965 मीटर प्रति सेकंड। एयर वायु में 346 मीटर प्रति सेकंड, O2 में 316 मीटर प्रति सेकंड और SO2 में 213 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। चलो ये बताओ, समझ में तो आ रहा है क्या ये चैप्टर? जल्दी से बता दो एक बार मुझे, फिर मैं आगे चलती हूँ। बताओ सभी। ओके अनिल, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे बिल्कुल। चलो एक बात बताओ, रिब्स में पेन क्यों होता है? कई बार आपने नोटिस किया होगा ना कि हमारी जो पसलियां होती है, रिब्स होती है, उनमें पेन होता है, दर्द होता है। आप सांस लेते हो तो भी दर्द होता है, और तो दूर की बात है, चल रहे हो तब तो होगा जैसे होगा, आप सांस ले रहे हो तो भी दर्द होता है रिब्स में। पता है क्या किसी को? कैल्शियम की कमी होती है ना, तो ये दर्द नहीं होता, रेगुलर आता है। लेकिन जैसे बाई चांस होता है कई बार, जैसे मान लो 5-6 महीने में एक बार हुआ, वो 3-4 दिन खूब परेशान करता है। हाँ कुलदीप ठीक है।
होता है ऐसा, सबको दिक्कत होती है। चलो अब आप हेडिंग लिखो। देखो साउंड वेव अलग अलग प्रकार की होती है, ध्वनि तरंगे, जिसमें इंफ्रासोनिक, सोनिक, केसिंग, एक अम्ल जमा हो जाता है हड्डी में। अलग अलग जवाब दे रहे हो तुम, ऐसा नहीं होता। कई बार क्या हो जाता है कि हमारे जो लंग्स होते हैं ना, फेफड़े, रेस्पिरेशन सही से नहीं हो पाता, जैसे कि पानी वानी भर जाता है, सुना होगा ना, ऐसा हो जाता है। जैसे ठंड लग जाती है तो कफ बन जाता है, कफ साफ नहीं होता, तो उस वजह से हमारे रिब्स में, हाँ और रीजन हो सकते हैं, लेकिन बाई चांस कभी होता है ना तो उसका रीजन यही होता है। एसिड भी बन जाता है, बिल्कुल सही है, कैल्शियम की भी कमी आती है, ये भी ठीक है, बट वो रेगुलर फिर होना शुरू हो जाता है, एकदम से नहीं होता। एकदम से होने का मतलब यही होता है, जैसे हमारी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, जैसे मैं इस हैंड से लिखती रहती हूँ, ठीक है, तो कई बार मेरे को इस पार्ट में इतना खतरनाक पेन होता है कि सहन नहीं होता, तो वो किस वजह से होता है कि हमारी मसल्स है यहाँ की वो कौन मतलब खिंच जाती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना, खेलते हैं, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो भी आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, तो कई बार ये सब सिचुएशंस भी हो जाती है। चलो अब आप लिखो टाइप ऑफ साउंड वेव, टाइप्स ऑफ साउंड वेव। तुम्हें लगता नहीं ऐसे हम ऑफलाइन पढ़ते हैं? तुम्हें लगता है कि ऐसे कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं? मेरे को तो नहीं लगता। बस मैं इतना है, बस इतना है कि मैं आपको देख पाती हूँ, सॉरी आपको देख नहीं पाती, आपके मैसेज देख पाती हूँ, बट मुझे ऐसे ही लगता है जैसे मैं आपको ऑफलाइन पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना तो बातें भी डिस्कस होती है, बस बातें भी डिस्कस होती है, बातें भी करते हैं आपस में, एक दो कमेंट्स भी बोलते हैं बच्चे, तो ऐसा ही लगता है। मैं कभी इसको ऑनलाइन लेके नहीं पढ़ाती। चलो टाइप्स ऑफ साउंड वेव, ध्वनि तरंगों के प्रकार, देखो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले आप लिखेंगे अवसर्वे तरंगे, अवसर्वे तरंगे। ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि केवल बोर्ड पे लगा रहे, सबसे पहले अवसर्वे तरंगे, और इसमें लिखेंगे आप इंफ्रासोनिक वेव, इंफ्रासोनिक वेव, इंफ्रासोनिक वेव, ठीक है। दूसरा आप लिखेंगे सर्वे तरंगे, सर्वे तरंगे, सोनिक वेव, या ऑडिबल भी बोला जाता है इनको, ऑडिबल या फिर सोनिक वेव, सोनिक वेव, सर्वे तरंगे। तीसरा आप लिख लेंगे परासर्वे तरंगे, अल्ट्रासोनिक, परासर्वे तरंगे, अल्ट्रासोनिक। यहां से सवाल आता है, और आप अल्ट्रासोनिक को स्टार लगा लेना। जैसे सोनार से बहुत सवाल पूछा जाता है कि सोनार में, जैसे पनडुब्बी वगैरह जाती है ना पानी के अंदर, जैसे कुछ पानी में मतलब देखने के लिए समुद्रों के अंदर जाया जाता है ना, खोज करने के लिए, तो वहां परासर्वे तरंगों को काम में लिया जाता है, तो यहाँ स्टार लगा लेना। ईसीजी में भी प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव को, अल्ट्रासोनिक वेव। अब देखो इनको डिवाइड क्यों किया गया है, इनको डिवाइड क्यों किया गया है, ठीक है। सबसे पहले देखो अवसर्वे तरंगे कौन सी है, सर्वे तरंगे कौन सी है, परासर्वे तरंगे कौन सी है। सबसे पहले इनको डिवाइड किसके आधार पर किया गया, ध्वनि की आवृत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, ध्वनि की आवृत्ति के आधार पर। आप लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, यानी ध्वनि की तीव्रता के आधार पर या फिर ध्वनि की आवृत्ति के आधार पर। ध्वनि की इंटेंसिटी तीव्रता भी हो सकती है या फिर ध्वनि की आवृत्ति भी हो सकती है। ध्वनि की तीव्रता के आधार पर, आवृत्ति के आधार पर इनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको 3 चीजें याद रखनी है। एक हो गया 20 हर्ट्ज से कम, क्योंकि आवृत्ति को हम किस में देखते हैं, हर्ट्ज में देखते हैं। ये HZ क्या होता है, लिख लेना कहीं पे भी, नोट लगा के लिख लो। ये HZ होता है ना, इसको बोला जाता है हर्ट्ज। ये आवृत्ति का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, आवृत्ति का मात्रक होता है। इसे हम क्या कहते हैं, हर्ट्ज कहते हैं, ठीक है। ये 20 हर्ट्ज से कम, 3 सिचुएशन होगी 20 हर्ट्ज से कम। एक होती है 20 से 20,000
हर्ट्ज के मध्य, एक क्या होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य, और एक होती है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। देखो तीन कंडीशन होती है आवर्ती की, फ्रीक्वेंसी की, तीन कंडीशन होगी फ्रीक्वेंसी की, आवर्ती की। सबसे पहली होती है 20 हर्ट्ज से कम, दूसरी होगी 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य आवृत्ति, और एक क्या होगी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। तो जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है इसको कहते हैं हम इंफ्रासोनिक। क्या कहेंगे? इंफ्रासोनिक वेव। ठीक है, अब तो इंग्लिश समझ में आ जाएगी क्योंकि ऊपर मैंने हिंदी लिख दी है। इंफ्रासोनिक वेव वे होती है, इंफ्रासोनिक वेव वे होती है, अवसर्वे तरंगे वे होती है जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से क्या होती है? कम होती है। और जिनकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है इनको क्या बोला जाता है? सोनिक वेव कहा जाता है। सोनिक वेव का मतलब सर्वे तरंगे, जिसको ह्यूमन आसानी से सुन सकता है। तो जिनकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है उन ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? सोनिक वेव कहते हैं। तीसरा 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, ये किसकी होगी? अल्ट्रासोनिक की, अल्ट्रासोनिक की। और अल्ट्रासोनिक बहुत खतरनाक वेव होती है, अल्ट्रासोनिक बहुत खतरनाक वेव होती है। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। आवृत्ति बहुत बार पूछी जाती है कि अवसर्वे तरंगों की आवृत्ति होगी, आप क्या कहेंगे? 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली सभी तरंगे कैसी होगी? इंफ्रासोनिक होगी, अवसर्वे तरंगे होगी। फिर आपसे क्या पूछा जाता है कि अगर आवृत्ति का मान 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य है तो वे तरंगे कैसी होगी? सोनिक वेव होगी, जिसको ह्यूमन के द्वारा आसानी से सुना जा सकता है। फिर आपसे क्या पूछा जाएगा कि आवृत्ति का मान अगर 20,000 हर्ट्ज से क्या है? ज्यादा है। 20,000 हर्ट्ज से क्या है? ज्यादा है। तो कौन सी वेव होगी? कौन सी साउंड वेव होगी? आप क्या कहेंगे? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव होगी। इतनी बात क्लियर है? तो अवसर्वे तरंगे हैं, इनके एग्जाम्पल की बात हम करते हैं। देखो मैं इनको मिटा देती हूँ। अब अवसर्वे तरंगे कौन सी है? देखो जिनको ह्यूमन द्वारा सुना नहीं जा सकता, आप लिख सकते हैं अवसर्वे तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता, मनुष्य नहीं सुन सकता, नहीं सुन सकता, क्योंकि इनकी आवृत्ति का मान 20 हर्ट्ज से क्या होता है? कम होता है। और ये कहाँ उत्पन्न होती है? फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ी जो घटनाएं हैं, बड़े क्षेत्र हैं, जैसे ज्वालामुखी, जैसे ज्वालामुखी उत्पन्न हो रहा है तो ज्वालामुखी से क्या होगी? अवसर्वे तरंगे उत्पन्न होगी, यानी कि इंफ्रासोनिक वेव उत्पन्न होगी। इसके अलावा जैसे भूकंप आ गया, जैसे क्या आ गया? भूकंप आ गया, ठीक है, तो भी क्या उत्पन्न होती है? अवसर्वे तरंगे उत्पन्न होती है। तो याद रख लेना ज्वालामुखी, भूकंप, यानी कि जो वातावरणीय घटनाएं होती है उनसे क्या उत्पन्न होती है? अवसर्वे तरंगे उत्पन्न होती है। अवसर्वे तरंगों को कुत्ता, चमगादड़ और कुछ पक्षी व कुछ पक्षियों द्वारा सुना जा सकता है। सुना जा सकता है। ये आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी ऐसी घटना होती है ना वातावरणीय, उससे पहले आपने देखा होगा कि चमगादड़ है, चील है, ये मतलब आवाज निकालती है अलग सी। पक्षी में जैसे मोर हो गया, आपके ये कौवा हो गया, कुत्ता हो गया, ये सारे क्या करते हैं? कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि घर वाले नहीं बोलते क्या, मतलब घर पे बोला जाता है ऐसा। खरगोश, आपके गाय भैंस को भी पता चलता है इनका, जहां तक आपने नोटिस किया होगा कि बारिश भी आने वाली है तो हमसे पहले उनको पता चलता है। हम तो फिर भी मौसम विभाग से पता लगाते हैं, इनको पहले जो जानवर होते हैं ना, जानवर और पक्षी, यानी कि इनके सेंस इतने काम करते हैं कि ये वातावरणीय घटना होने वाली है उससे पहले ही इनको पता चल जाता है, इनके सेंसर इतने काम करते हैं। तो याद रख लेना कि इन तरंगों को कुछ कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ व कुछ पक्षियों के द्वारा क्या कर सकते हैं? सुना जा सकता है। खरगोश इतना नहीं कर सकता, राहुल नहीं, इतना नहीं कर पाएगा खरगोश, ठीक है। तो अवसर्वे तरंगे क्या होती है? सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा, अवसर्वे तरंगे जिनकी आवृत्ति का मान 20 हर्ट्ज से क्या होता है? कम होता है, और इनको मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता। और ये जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, इस
टाइम पे ये क्या होती है, उत्पन्न होती है। और वातावरणीय घटनाओं के लिए तो सेंसर का काम करता है जानवरों का, ठीक है। जानवरों को पहले ही पता चल जाता है, जैसे मोर बोलने लग जाता है, बारिश आने वाली होती है, तो पता है ना आपको ये सब। तो इस तरीके से याद रखना है। अब आप नेक्स्ट लिखेंगे सर्वे तरंगे, सोनिक वेव्स। देखो सिंपल सी बात है, सर्वे तरंगों में तो आपको कुछ नहीं याद रखना। सर्वे तरंगों में आपको इतना याद रखना है, आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य, और इनको मनुष्य के द्वारा सुना जा सकता है। यहाँ लिख सकते हैं, मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है, बस। सोनिक वेव में ज्यादा कुछ नहीं है, इनको मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है। सोनिक वेव को आसानी से मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है। आसानी से मनुष्य के द्वारा सुना जा सकता है। चलो अब आप हेडिंग लिखो परासर्वे तरंगे, इसको कंप्लीट कर ही देते हैं, मतलब इतना कंप्लीट कर ही लेते हैं। अब इसको मिटा देती हूँ मैं, लिख तो लिया ही है। चलो हेडिंग लिखो आप, अल्ट्रासोनिक वेव। परासर्वे ध्वनि तरंगे। सबसे पहले इनकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का मान होता है इनका 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। अब इसके अनुप्रयोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब आप इसके लिखो अनुप्रयोग। अनुप्रयोग लिखो। सबसे पहले फर्स्ट सोनार में, सोनार में पहला यूज। दूसरा यूज किया जाता है महंगे कपड़े, वायुयान। भाई जैसे दीपिका पादुकोण की शादी हुई थी तो इतना महंगा लहंगा उसने पहना था, ठीक है। तो उस लहंगे को ऐसे थोड़ी है कि सर्फ एक्सेल या फिर साबुन लगा के धो रहे हैं या ड्राई क्लीन हो रही है, ऐसा नहीं होता। जो बहुत महंगे कपड़े होते हैं ना, उनकी सफाई के लिए, उन पे से जो धूल के कण है उनको हटाने के लिए परासर्वे तरंगों को काम में लिया जाता है, याद रखना, ठीक है। महंगे कपड़े, वायुयान में घड़ियों से, महंगी घड़ियां होती है ना, घड़ियों से डस्ट, धूल को हटाने में। धूल को हटाने में। तो जो महंगे महंगे कपड़े होते हैं इनको धोया नहीं जा सकता, ठीक है। अब मुझे ये तो नहीं पता कितने का था, बट बहुत महंगा था, हमारे लेवल का नहीं है तो हम चर्चा ही नहीं करते, हम हमारे लेवल की चर्चा करते हैं, ठीक है। इसके अंदर तो बस अब मैं इतना सुन लेते हैं कि इतना महंगा लहंगा पहना था, क्या कर लिया एक दिन पहन के। महंगे कपड़े, वायुयान में घड़ियों से डस्ट या फिर धूलकण को हटाने में भी किसका उपयोग किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव को, यानी कि परासर्वे ध्वनि तरंगों का। तीसरा आप इसमें एक यूज और लिख सकते हैं, यूज लिख सकते हैं ईसीजी में। ईसीजी, ईसीजी तो जानते हो ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईसीजी में, ईसीजी व सोनोग्राफी में, सोनोग्राफी, ईसीजी व सोनोग्राफी में भी इसका उपयोग किया जाता है, अवसर्वे तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कीड़ों को नष्ट करने में,
यानी जल को स्वच्छ करने में भी लिख सकते हैं, जल से कीड़ों को नष्ट करके स्वच्छ करने में, जल से कीड़ों को नष्ट करके स्वच्छ करने में। देखो हो सकता है मेरे से हिंदी में गलत लिखा जाए, क्योंकि मैं हिंदी केवल आपके लिए सीखती हूँ। आवाज से धूल कैसे हट जाएगी मनोज? आवाज है तो एक तरंग है ना, वेव है। आपने नहीं देखा क्या? आप जाना घड़ियों की शॉप पे जाना, और वो एक ऐसे मतलब जैसे ड्रायर होता है ना, अपने ड्रायर जिसे हम बालों को सुखाते हैं, वैसी सी एक मशीन आती है, घड़ी को यूं पकड़ के और उसको यूं लाइट में चला के यूं चलाते हैं, तो उससे ऐसे वेव सी निकलती है, तरंगे से लाइट सी निकलती है, और उससे उस घड़ी को वो साफ करता है। देखा होगा आपने, देखा होगा आपने। ठीक है, तो जल से कीड़ों को नष्ट करने में भी हम किसका उपयोग करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, छिपी हुई वस्तुओं की खोज करने में, छोटी छोटी वस्तुएं जो गुम हो जाती है, खो जाती है ना, उनकी खोज करने में। तो छिपी हुई वस्तुओं की खोज करने में, खोज करने में। इसके यूज ज्यादा पूछे जाते हैं, मजाक की बात नहीं है। महंगे कपड़े, वायुयान में घड़ी के पुर्जों से डस्ट हटाने में, धूल हटाने में, ईसीजी सोनोग्राफी में, जल से कीड़ों को नष्ट करके स्वच्छ करने में, छिपी हुई वस्तुओं की खोज करने में किसका उपयोग करते हम? एक और लिख लेना 6वें नंबर का, जो स्वचालित दरवाजे होते हैं ना, स्वचालित दरवाजे। अरे नहीं देखा क्या आपने गाड़ियों के अंदर? गाड़ियों में नहीं देखा? रिमोट से यहाँ से दबा दिया, गेट खुल रहा है, यहाँ से दबा रहे हो, गेट बंद हो रहा है। तो वो स्वचालित दरवाजों को जो कंट्रोल करता है ना, वो परासर्वे तरंगे करती है। तो स्वचालित दरवाजों को कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में, ये सारे यूजेज होते हैं किसके? अल्ट्रासोनिक वेव के, जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं। मैडम, हाउ इज अल्ट्रासाउंड यूज फॉर क्लीनिंग? दिनेश जी, आपने नहीं देखा होगा। आप मतलब जब आप फ्री बैठे रहते हो तो करते क्या हो सारे मिलके? यूट्यूब पे ये देखते होंगे कॉमेडी वीडियोस, टिकटॉक वीडियोस, ये देखते होंगे शायद, मुझे ये लगता है। बट एक बात मैं बता देती हूँ, पढ़ाने के बाद ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पर रेफरेंस के साथ मिल जाती है। ठीक है, जैसे आपने अभी पूछा कि अल्ट्रासाउंड का यूज हम क्लीनिंग में कैसे करते हैं, आज यही हेडिंग डालना, और वो पूरा का पूरा तरीका दिखाएंगे कि हम किस तरीके से। अब मैं यहाँ दिखा तो नहीं सकती आपको, बट मैं बता सकती हूँ कि अल्ट्रासाउंड वेव्स होती है, उनको वो स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि संचरित होने के लिए मीडियम चाहिए, मीडियम बना रखा होता है, और फिर उनको प्रेशराइज किया जाता है। ठीक है, प्रेशराइज किया जाता है, और उस वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे, जैसे आप जैसे कि ड्रायर का एग्जांपल ले लो। ड्रायर होता है ना, ड्रायर, आप उसको बिजली में लगा के जब चलाते हो तो उसमें एयर कहाँ से आती है? उसमें एयर कहाँ से आती है? सोच के देखो, उस ड्रायर में, जो ड्रायर होता है जिससे बालों को सुखाया जाता है, उसमें एयर कहाँ से आती है? देखा होगा ना ऐसा। तो इन चीजों को यूज अगर आपको अच्छे से रेफरेंस के साथ समझना है ना, तो आप इन चीजों को सर्च करना सीखो ज्यादा से ज्यादा। इसको आप इमेज के साथ में बिल्कुल लाइव देखो कि आखिरकार ऐसा होता कैसे है। बिल्कुल कुलदीप, बिल्कुल, लेकिन वो एयर तो बना ही रहा है, तो सेम ऐसी सिचुएशन होती है। हाँ, चमगादड़ को उड़ने के लिए सहायक होती है कौन? यहाँ से सवाल मेंस में कैसे पूछते हैं? सिंपल सवाल पूछा जाता है, जैसे कि पूछ लिया गया कि ये सवाल ज्यादा पूछा जाता है, जल को स्वच्छ करने के लिए कौन सी वेव को काम में लिया जाता है? अल्ट्रासोनिक वेव। ऐसे ही पूछा जाता है, सोनार में कौन सी वेव आती है? अल्ट्रासोनिक वेव। जो स्वचालित दरवाजे होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कौन सी वेव काम में ली जाती है? अल्ट्रासोनिक वेव। बस ऐसे सवाल, सीधे सीधे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। मुझे टाइम बताओ, क्लास का आज का टाइम हो गया है।
ओके सानवी, चलो चलते हैं अब। ओके अंकित यादव, ओके आप भी क्लास में थे क्या? सानवी बाय। ओके बाय अनिल बाय। अच्छा पता नहीं कोई कमेंट नहीं कर रहे थे, अपना पढ़ रहे थे चुपचाप। हाँ राहुल पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। टाइम सेट तो वो क्लासें ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। बिल्कुल सानवी 11 बजे मिलते हैं। रमेश योगी ओके बाय। दिनेश बाय। सानवी बाय। कुलदीप राहुल बाय बाय। विनोद कुमार। मोनू सिंह बोल रहा है मैम कभी हंस भी लिया करो, तुम लोग हंसाया करो, हंसने वाली बात आए तब हंसे ना। अंकित यादव ओके। रविंद्र भास्कर बाय। मैम आपकी आवाज स्लो आ रही थी, स्पीकर नहीं लगा रखा आज मैंने, मैं ऐसे मतलब माइक्रोफोन जो होता है वो नहीं लगा रखा। राहुल बाय बाय। सानवी बाय। मनोज बाय। पढ़ाई करना मनोज, आज पहली क्लास थी आपकी, तो रेगुलर क्लास लेना और नोट्स बनाना, ठीक है, ध्यान से ना। जनवेद राजपूत बाय। टेक केयर, ध्यान रखना सभी अपना अपना और अपनी फैमिली का भी। अविनाश बाय। ठीक है चलते हैं अब। हाँ सुनील टाटा टाटा बिल्कुल टाटा, बच्चों की तरह जब स्कूल जाते थे तो बोलते थे घर वालों को टाटा। हाँ कल वाली क्लास का रिवीजन कर लो, बिल्कुल पीरियोडिक टेबल का रिवीजन कर लो, क्योंकि आज उसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। बिल्कुल दिनेश, बिल्कुल दिनेश। खुदाफिज रजन यदुवंशी, खुदाफिज। ठीक है चलो चलते हैं, अब मिलेंगे 11 बजे। 11 बजे वाली क्लास में टाइम से आ जाना। और सभी से मैं बार बार में एक रिक्वेस्ट करती हूँ, देखो रिक्वेस्ट करती हूँ, ठीक है, रिक्वेस्ट क्या कि आपको क्लास को शेयर करना है। एक बच्चा कम से कम 10 ऑडियंस तो ला सकता है भाई, इतना तो कर ही सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, मत करवाना भी नहीं, मतलब इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, केवल जो अपनी 11 बजे वाली क्लास होती है ना, उसको आप ज्यादा नहीं तो 10 ऑडियंस तक शेयर किया करो। हाँ सुनील ठीक है, तो क्लास को शेयर करना, लाइक करना और अभी शेयर कर देना इसी 1 घंटे में, ताकि 11 बजे तक बच्चे आ जाए, क्योंकि मेरे लिए आप ही काम कर सकते हो और कोई तीसरा बंदा नहीं कर सकता। मैं आपके लिए कर सकती हूँ तो आप मेरे लिए कर सकते हो। ऑडियंस अगर आप जोड़ोगे तो आप ही जोड़ सकते हो और कोई नहीं जोड़ सकता। मैं ये अनाउंस नहीं कर सकती स्पीकर लेके कि क्लास को शेयर करो, क्लास को शेयर करो, आप ही करोगे, ठीक है। चलो चलते हैं, अब 1 घंटे का रेस्ट है आपका भी और मेरा भी। और वो कुलदीप था, कौन था, आपको भी कोई डाउट्स क्लियर करने थे ना, तो मैं अभी नंबर ओपन कर देती हूँ मेरा, अभी आप मेरे बात कर लेना, ठीक है। चलो बाय।